वेलकम साथियों, शारदा कोचिंग धर्माद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेल। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में एक एक प्रश्न इसका रहते हैं। तो आइए इसको डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह आप एक घर को डिज़ाइन करते हैं, घर को बनाते हैं, आप एक एक ईंटे को जोड़ कर दीवार का निर्माण करते हैं। जब दीवार बन जाता है तो उससे कमरा बनते हैं, कमरा से फिर घर बनते हैं। तो सेम प्रोसेस है। उसी तरह बहुत सारे सेल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो सेल से क्या निर्माण होता है, ऊतक का। बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग, और फिर अंग से क्या बनते हैं, शरीर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल देखने का कोशिश करेंगे और आप लोग समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, जो सेल हम लोग पढ़ेंगे, सेल जो है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो साइटो है। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो है। और कोशिका जो है, कोशिका जो संपूर्ण शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। तो अगर हम जानेंगे, जिस तरह अगर बात करें बहुत सारे कोशिका को जब हम जोड़ेंगे, यानी कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और बहुत सारे ऊतकों के समूह को क्या बोलेंगे, अंग कहेंगे। और अंगों के समूह को क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। तो अंगों के समूह को क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। अंगों के समूह को क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो साइटो है। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और सबसे पहले अगर कोशिका का खोज अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोशिका को खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था। और मृत कोशिका था वो 1665 में खोजे थे रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की अगर बात की जाए, लिविंग सेल जिसको कहते हैं, तो जीवित कोशिका को खोजा था एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। और ये खोजे थे 1674 में खोजे थे। तो हम लोगों ने जान गया, मृत कोशिका को खोज सबसे पहले कौन खोजा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और जीवित कोशिका को खोजा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो ये कोशिका का जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, ये दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए, पहले इसका बेसिक जान लेते, फिर आगे डिटेल जानेंगे। और सबसे छोटी कोशिका किसे माना जाता है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका अगर बोला जाए तो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा में होगा। लेकिन अगर ये मानव में कहा जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा, जिसे स्पर्म कहेंगे। तो याद रखना है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका बोला जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जान गया कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसे ओवम बोलेंगे। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म होगा। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होगा। देखिए, कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी अंग नहीं, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। बार बार कहते हैं, कोशिका जो क्या है, कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है क्या, कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। इतना छोटी इकाई होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। जैसे कि आप लोग आगे बताएंगे, जैसे कि इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे, लाइसोसोम पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, फिर क्या होगा, गोल्जी पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसमें पाए जाएंगे। ये एक एक चीज़ करके इसका डिफरेंट पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या है कि देखिए, कोशिका के अंग में अगर बात की जाए तो हर एक कोशिका के अंदर इतने सारे अंग इधर उधर ना हो जाए, इधर उधर उलट फेट ना हो जाए, इसलिए इसको एक ढांचा के अंदर सजाया जाता है, झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये झिल्ली के अंदर सभी अंग रहते हैं। इसी झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस रहेंगे, इसी झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, इसी झिल्ली के अंदर राइबोसोम रहेंगे, इसी झिल्ली के अंदर लाइसोसोम रहेगा, इसी झिल्ली के अंदर सेंट्रोसोम रहेगा, इसी झिल्ली के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे। तो ये सारे जो अंग हैं इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली।
और कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में। और कोशिका झिल्ली बना किसका होता है, तो ये प्रोटीन का बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन का। और सभी अंग, जितने सारे अंग हैं ये सभी इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। उसके बाद करेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं। जैसे कि झिल्ली के अंदर तो सारे अंग रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को क्या कहते हैं, डबल लेयर की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप कुछ सामान खरीदते हैं, तो जैसे मान लो जो अगर भारी भरकम सामान फटने का जैसा सामान रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा उसको और सेपरेट करने के लिए और एक प्लास्टिक लेते हैं और एक प्लास्टिक लेते हैं। तो एक प्लास्टिक से जब वो नहीं रहता, हम लोग को जब डर रहता है कि नहीं ये सामान फट जाएगा, गिर जाएगा, तो और एक झिल्ली से सेपरेट करते हैं। तो कोशिका झिल्ली की तरह और एक झिल्ली जो है एक्स्ट्रा झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ताकि अंग सुरक्षित रह सके। तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो है इस आकार के होते हैं। जो एक्स्ट्रा झिल्ली होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति रहते हैं ताकि ये सुरक्षित रख सके। ये कोशिका भित्ति है और ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। और यह सुरक्षा एवं कोशिका को आकार प्रदान करता है। इसका भी काम है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। ठीक है, और देखते हैं। तो देखिए अब बात है कि राइबोसोम। तो राइबोसोम का खोज किसने किया था, पेलेडे ने। राइबोसोम का खोज किसने किया था, पेलेडे ने। पहला बात है खोज किसने किया था, राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग, जैसे हमने दिखाया कोशिका के अंदर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अभी पढ़ रहे क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम को खोजा है कौन, पेलेडे ने। और इसका काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। इसका काम क्या है, देखिए राइबोसोम है, इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन को बनाना। और इसीलिए राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और सेल जो है दो भागों में बांटा गया है। सेल को दो भागों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित माना जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित माना जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मानव में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ अंग जो है इसमें अनुपस्थित रहते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी अंग उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, विकसित। अगर राइबोसोम की बात की जाए तो इसमें 70S प्रकार की राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80S। एस मतलब सेडिमेंटेशन, एस का मतलब सेडिमेंटेशन। अब बात है केंद्रक। तो जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया कि बीच में सेंटर में कौन होते हैं, तो केंद्रक होते हैं। सेंटर में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। और केंद्रक को खोज किसने किया, तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। जैसा कि आप जानते हैं कोशिका के सभी अंगों का कंट्रोल करके रखता है जो केंद्रक है। सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है कौन, न्यूक्लियस। तो ध्यान रखता है कि सारे अंग सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है, इसीलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको, केंद्रक को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। और कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि ये सारी अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। अगर उसमें बात की जाए क्रोमोसोम में, तो 80% केंद्रक के अंदर 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है, जबकि 10% क्या होता है, डीएनए होता है। अंततः 10% होता है। आगे और डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका को हम लोग जानते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका, लेकिन इसका आकार में थोड़ा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस, पादप कोशिका का आकार क्या होता है, चौकोर होता है। पादप कोशिका का आकार क्या होता है, चौकोर, देखिए अब चरकुट टाइप का है। और जंतु कोशिका का आकार क्या है, गोल है। तो आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझ गए होंगे। पादप कोशिका का आकार क्या है, चौकोर है, और जंतु कोशिका का आकार क्या है, गोल है। कुछ कुछ अंगों में क्या होता है, अंतर होता है, जो इसमें कुछ पाया जाता है, कुछ इसमें नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब है लाइसोसोम, जिसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। अगर हम कोशिका के अंदर सभी अंगों को देखेंगे तो इसमें से सबसे अगर डेंजर देखा जाएगा, तो सबसे अगर महत्वपूर्ण माना जाए तो किसको, लाइसोसोम का। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम। मान लेते हैं जैसे कि देखिए ये न्यूक्लियस है, ये
राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेंट्रोसोम है, ये क्या है, ये लाइसोसोम है, ये क्या है गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये सभी अंग हैं। लेकिन ये अंग सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो है ये नष्ट करने का काम करते हैं कौन, लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई अंग कार्य करना बंद कर देते हैं या ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, तो ये अपना एंजाइम को क्या करते हैं, उस पर छिड़क देते हैं, और छिड़क देने के कारण वो ये जो जल अपघटक एंजाइम जो जिस पे छिड़कता है वो क्या होता है, संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को या एटम बम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्योंकि जब कोई कोशिका ठीक ढंग से कार्य नहीं करते तो अपना क्या करता है, एंजाइम छिड़क देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो और कोशिका पाचन का काम भी लाइसोसोम करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का। और याद रखना है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहाँ का कोशिका क्या होता है, नष्ट नहीं हो पाती है, और यह जाके कहाँ जाती है, उसका पाचन नहीं हो पाता है, और ये जाके कहाँ जाता है, प्लीहा में जमा हो जाता है, स्प्लीन में जमा होता है। और आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह माना जाता है। अब आरबीसी को क्या बोला जाता है, आरबीसी का, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अब बात है अगला अंग का, जिसके तारक काय। जैसे मान लीजिए एक इंसान का शरीर है। अब इंसान है तो उसको चोट घाट तो लगता होगा। जब इंसान को चोट लगता होगा या कहीं से हाथ टकरा जाता है तो हमारे जो कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। अब जहाँ पे चोट लगता है वहाँ पे बहुत सारे कोशिका क्या होते हैं, मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है। तो अगल बगल के जो कोशिका हैं वो क्या होता है, फटाफट से विभाजन होना शुरू हो जाते हैं। और फटाफट से विभाजन होने के जैसे एक कोशिका 2 भागों में टूट गया, तो ऐसे ही 10 कोशिका 20 भागों में टूट गया। जो टूटा हुआ स्थान रहता है, जो जहाँ चोट लगता है वहाँ कोशिका जो विभाजन होती है वो आके भर जाता है। तो तारक का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। तारक का क्या है, कोशिका का विभाजन करना। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। और तारक काय का खोज किया था बोवेरी ने। किसने खोज किया था, बोवेरी ने। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि विभाजन का कार्य, कोशिका का पुनर्निर्माण का कार्य कौन करता है, तारक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संपूर्ण शरीर के लिए तारक का होना। क्योंकि आए दिन प्रतिदिन हम लोग को क्या होता है, चोट लगते जाती है, और अगर तारक नहीं होता तो कोशिका का विभाजन नहीं होता और क्षतिग्रस्त जगह पे ठीक नहीं होता। तो तारक एक महत्वपूर्ण अंग है। और अगर हम बात करें कि सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है, लीवर में। और कहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसलिए ब्रेन में चोट लगने के कारण, अगर बहुत बड़ा चोट लगने के कारण व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित हो जाता है। इसलिए ब्रेन को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं। कहीं बाइक भी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाते हैं। या सरकार भी उपदेश देती है कि हमें हेलमेट का उपयोग करना है ताकि मस्तिष्क सुरक्षित रह सके, क्योंकि ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। अगर आप लीवर को काट भी दीजिएगा तो भी वो स्वतः ठीक हो जाएगी। तो तारक काय हो गया। अब बात है अंतःपर्दप जलिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःपर्दप जलिका जो है ये 2 तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोलते हैं खुरदरी अंतःपर्दप जलिका, और जो स्मूथ होता है उसको बोलते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और ये भी आंतरिक कंकाल की तरह एक आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यानी चिकनी अंतःपर्दप जलिका, ये वसा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, वसा का। और जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज किया था अल्टमैन ने। और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाके कोशिका को दे देता है, और कोशिका क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाके दे देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। और श्वसन के फलस्वरूप क्रेब्स साइकिल होने के कारण एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी के निर्माण के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसलिए कोशिका का श्वसन केंद्र माना जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ऊर्जा निर्माण करने का कार्य किसको होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसका नाम है सूत्रकणिका।
माइटोकॉन्ड्रिया को और एक नाम से जानते हैं सूत्रकणिका, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। गोल्जी बॉडी, इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। और गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना। क्या करना, ऊर्जा का परिवहन करना। तो परिवहन का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी। क्योंकि जैसे कि जहाँ हमारे जो अंग, शरीर में अनेक अंग हैं, लेकिन अनेक अंगों के अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम लोग चलेंगे तो पैर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अगर हम हाथ से काम करेंगे तो हाथ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अगर हम बोलेंगे तो मुंह यानी जीभ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गोल्जी बॉडी उसी अंग में को ऊर्जा को वहीं तक पहुंचाने का काम करती है, परिवहन का कार्य करती है। राजधानी एंड वेहिकल्स, ये जल संग्रह का कार्य करती है। क्या करती है, जल को स्टोर रखने का काम करती है कौन, राजधानी, जिसे हम लोग वेहिकल्स कहते हैं। पादप कोशिका में ये बड़ी होती है और जंतु कोशिका में ये छोटी होती है, और ये जल को अवशोषित करके अपने पास रख लेती है और फ्यूचर में इसका उपयोग करती है। और मानव में कितना % जल संग्रह। अब है सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला ये कोशिका के बाहरी भाग आउटर में पाया जाता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है, सिलिया और फ्लैजेला। और ये क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, गति देने का कार्य करती है। कोशिका को गति देने का कार्य करती है कौन, सिलिया और फ्लैजेला। कोशिका के बाहर ये जो है ये इस आकार का होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला। और फ्लैजेला का आकार का जो होता है वो सिलिया से थोड़ा बड़ा होता है। अब है लवक। लवक जो है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेस्टिड कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाएंगे। लवक जो है, ये प्लेस्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लेस्टिड को है 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हरित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, ये जो है पत्ती और तना में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्ती और तना में पाए जाते हैं और इसका काम है भोजन का निर्माण करना। भोजन निर्माण का काम करते हैं कौन, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है, जिसे हम लोग अवर्णित लवक कहते हैं, ये जड़ और मूल में पाए जाते हैं। इसका काम है भोजन का संग्रह करना। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, भोजन का निर्माण करना, और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को संग्रह करना। क्रोमोप्लास्ट क्या करती है, ये वर्णित लवक है, ये क्या करते हैं, रंग देने का काम करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं कौन, क्रोमोप्लास्ट। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपेन के कारण, गाजर का कैरोटीन के कारण, और चुकंदर का विटामिन के कारण। तो रंग देने का काम करते हैं कौन, तो ये होगा क्रोमोप्लास्ट। अब है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं और ये डीएनए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए और जीन पाए जाते हैं। मानव में हम लोग जानते हैं 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, यानी संख्या में 46 होते हैं। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों में 44 जो है ये कॉमन होते हैं। 44+2 हम लिखे हैं, 44+2 स्त्री में भी लिखे हैं। 44+2 देखिए, मानव में जो गुणसूत्र यानी पुरुष में जो गुणसूत्र होता है 44+1 गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई। एक्स वाई ये लिंग निर्धारण का काम करती है। जैसे एक्स वाई होने से क्या होता है, ये लड़का होते हैं, और एक्स एक्स होने से लड़के होते हैं। तो मानव में कितना गुणसूत्र, 46, जिसमें पुरुष में 44+2 यानी एक्स वाई ऐड हो जाता है, मिलके होता है 46। और स्त्री में कितना, 44+2 यानी एक्स एक्स, जो 46 बनते हैं। यानी मानव में कितना जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़। अब देखिए कोशिका के प्रकार। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर है। कुछ अंग इसमें पाया जाएगा, कुछ अंग इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ऐसा हम लिख के रखे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए दोनों में पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी दोनों में, केंद्रक भी दोनों में पाया जाएगा, और सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाएगा। सिर्फ हमको एक्स्ट्रा याद रखना जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा। तो जंतु कोशिका का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, और ये क्या होता है, गोल होता है। पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है और ये चौकोर होता है।
जंतु कोशिका का वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका का वैक्यूल्स बड़ा होते हैं। और जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम पाया जाता है, और जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, और प्लास्टिड यानी लवक पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एग्जाम्पल लिखे हैं प्लास्टिड का। तो ये सब पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सब जंतु कोशिका में, और कुछ कुछ अंग जो है दोनों में पाया जाता है। शॉर्ट डेफिनेशन है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हम स्टार्टिंग में भी बनाए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका इसे आरंभिक कोशिका माना जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका माना जाता है। इसमें कुछ कुछ अंग अनुपस्थित रहते हैं, जिसे इसे क्या कहते हैं, अर्ध विकसित कहते हैं। और इसका जो केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं जिससे इंसान जिंदा रह सके। इसका उदाहरण क्या होगा, नीलहरित शैवाल, और इसमें तो मानव उदाहरण है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको समझ में आएगा, अगर मेहनत पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमने कुछ गलती किया तो आप नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।